Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sayyid Gulfam Haider and you are watching my YouTube channel Biology by Sayyid Gulfam Haider. In this video lecture I will tell you about coordination and control. It is actually the chapter number 17 of second year biology और आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का इंट्रोडक्शन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपके साथ एक हदीस कोट करना चाहता हूँ. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान जितने भी मुसलमान हैं वो एक जिस्म की मानिंद हैं. जिस्म के किसी एक हिस्से में अगर कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो सारा जिस्म उस मसले में, उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाता है. डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन की कि हमारी एक जो जिस्म है उसके किसी एक हिस्से में, पूरी बॉडी के किसी एक ऑर्गन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पूरी बॉडी उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाती है. तो ये क्या है? ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन है. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के मीनिंग क्या है. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है राब्ता. कोऑर्डिनेशन का मतलब है जी राब्ता. एंड कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़ब्त में रखना या काबू में रखना. काबू, ठीक है जी. तो हम कहेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले, की बॉडी के अंदर होने वाले जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट तरह के मैकेनिज़म्स हैं, डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करवाना, आपस में राब्ते में रखना और प्लस उनको कंट्रोल में रखना, उनको काबू में रखना, ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है. जी स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का. हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर कुछ कॉमन करैक्टर्स होते हैं. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कुछ कॉमन करैक्टर्स हैं. जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर में पहले पेज पे ही जो लाइफ की डेफिनेशन है उसमें हमने बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल दे कैन ग्रो, दे यूज एंड दे एक्वायर एनर्जी, दे रिप्रोड्यूस, दे हैव डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस. और इसी तरह से एक मैकेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, दे रिस्पॉन्ड टू चेंज. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस रिस्पॉन्ड टू चेंज की कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोऑर्डिनेशन भी होती है. रिस्पॉन्ड टू चेंज, किसी भी जो चेंज आती है, किसी भी तरह का जो फैक्टर, कोई इन्वायरमेंटल स्टिमुलस प्रोड्यूस होता है, उसके अगेंस्ट बॉडी के अंदर चेंज लेके आना, ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन की ही एक एग्जांपल है. तो हम देखते हैं कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे शो सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ कॉमन कैरेक्टर्स को शो करते हैं. उनमें से एक है रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देना, ये भी एक करैक्टर है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है. पहले हम देखते हैं कि स्टिमुलस क्या होता है. स्टिमुलस हम कहते हैं कि किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल चेंज, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर एक इन्वायरमेंटल चेंज है, और इसी तरह ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल, ये इंटरनल इन्वायरमेंटल चेंज है. तो स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पांस देता है, और रिस्पांस की रीज़न क्या होती है? वो एक कोऑर्डिनेशन के लिए बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है. तो हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस को. स्टिमुलाई क्या होता है? इट में भी इंटरनल. जो स्टिमुलस होते हैं ये मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं. ये इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है. जैसे एग्जाम्पल दी है आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल का बढ़ना. जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन होती है वो उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए आती है. इसी तरह से एक्सटर्नल अगर बात करें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर स्टिमुलस टेम्परेचर है. बॉडी का टेम्परेचर साइड पे एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ता है, ये स्टिमुलस है, तो हमारी बॉडी उसको भी रिस्पॉन्ड करती है. ये स्टिमुलस जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लेवल पे नहीं होते, बल्कि किसी भी सब सेलुलर लेवल पे भी, सेलुलर लेवल पे भी होते हैं. फॉर एग्जांपल सब सेलुलर का मतलब है कि एक सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज हैं वो भी अपने सराउंडिंग में मौजूद ऑर्गेनेलीज की जो सराउंडिंग है उनको रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं. इसी तरह एक सेल है बॉडी का, तो वो एक सेल अपने सराउंडिंग में मौजूद जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस हैं उनको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है. तो यहाँ पे हमने ये कहा है कि स्टिमुलस इंटरनल भी हो सकता है, जैसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल. एक्सटर्नल भी हो सकता है जैसे टेम्परेचर. इसी तरह से सब सेलुलर लेवल पे हो सकता है, ऑर्गेनेलीज के सराउंडिंग में. सेलुलर लेवल पे भी हो सकता है, या फिर ऑर्गेनिज्म के लेवल पे भी हो सकता है. तो स्टिमुलस डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह के हो सकते हैं जिनके अकॉर्डिंगली बॉडी उनको रिस्पॉन्ड करेगी.
लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हो रही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, उनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरी की पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। किसी भी एक्टिविटी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही होती है उसकी बॉडी में, उसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर में, जब हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, तो उसमें एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे पढ़ी थी कि जब एक ऑर्गेनिज्म एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज के दौरान सिर्फ एक ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि सारी की सारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे के सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, बॉडी के सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन तभी होती है, कोऑर्डिनेशन का मतलब ही ये है कि सारे बॉडी के ऑर्गन्स किसी भी एक एक्टिविटी में, किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर उस प्रोसेस को कंप्लीट करें, तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन है। तो हमने ये लिखा है कि एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस मस्ट बी कोऑर्डिनेशन के जो जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें सारे के सारे कोऑर्डिनेशन के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ हैं उसमें सारे बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोऑर्डिनेशन है ये बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे ही नहीं होती, बल्कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकती है। तो हम देखते हैं हमारे सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही हुई कि कोऑर्डिनेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऑर्गेनिज्म कोऑर्डिनेशन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता, उसके अंदर वेल डेवलप्ड कोऑर्डिनेटेड सिस्टम मौजूद है, उतना ज़्यादा वो अच्छा रिस्पॉन्स देगा। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोऑर्डिनेशन के डिफरेंट तरह के सिस्टम्स हैं, लेकिन बाहर के हर ऑर्गेनिज्म में, लिविंग थिंग में कोऑर्डिनेशन होती है, वो रिस्पॉन्ड करता है चेंजेस को, इसीलिए वो सर्वाइव करता है। तो हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन मस्ट बी फॉर एनी ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, मस्ट फॉर एनी ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, पहले उसको देखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे पहले देखते हैं। कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस एंड दे रिस्पॉन्ड टू चेंज। जो कोऑर्डिनेशन है एग्जिस्ट एज वेरियस सेलुलर प्रोसेस, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट सेलुलर प्रोसेस हो रहे होते हैं, सेल्स के अंदर जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन रिएक्शंस के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन होता है। उन रिएक्शंस के बेसिकली कोऑर्डिनेशन की वजह से वो होते हैं। एंड दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट, और वो अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये एक सिंगल सेल की बात करें कि एक सेल है एक्सक्यूज मी, उसके अंदर जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो अपने सराउंडिंग में जो मौजूद एक सेल है, अपने सराउंडिंग में मौजूद जो स्टिमुलस होता है उसको रिस्पॉन्ड करता है। अब वो स्टिमुलस क्या हो सकते हैं? जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने सेल है वो अपने सराउंडिंग में मौजूद स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेगा, सराउंडिंग में मौजूद इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वो स्टिमुलस क्या हो सकते हैं? तो स्टिमुलस क्या है? सच एज टेम्परेचर है, लाइट इंटेंसिटी है, इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स हैं, और इवन के इलेक्ट्रिक करंट है। ये डिफरेंट तरह के स्टिमुलस हैं कि एक सिंगल सेल जो होता है, एक यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है, वो टेम्परेचर को भी रिस्पॉन्ड करता है, टेम्परेचर भी स्टिमुलस है उसको रिस्पॉन्ड करता है। इसी तरह से जो कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स हैं उनको रिस्पॉन्ड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, और इवन के इलेक्ट्रिक करंट को भी रिस्पॉन्स देता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म लेवल के अंदर भी कोऑर्डिनेशन एक होती है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग में मौजूद इन्वायरमेंट के अंदर आने वाले स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है। अब देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्टिमुलस किस तरह से होते हैं और इनमें कोऑर्डिनेशन कैसे होती है मल्टी सेलुलर में। सबसे पहली बात यह कि मल्टी सेलुलर दैट मीन्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है सेल्स के अंदर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, यानी कि सेल ही सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, सेल किसी डिवीजन ऑफ लेबर के जरिए काम ही परफॉर्म नहीं कर रहे, बल्कि अपने जो इमीडिएट वेसिनिटी है सेल के सराउंडिंग की उसको भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स येट कि सबसे पहली बात मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर भी होती है। एवरी सेल रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इट्स इमीडिएट वेसिनिटी। वेसिनिटी का मतलब होता है सराउंडिंग, कि अपनी जो सराउंडिंग है उसको रिस्पॉन्ड करता है। एक सेल मिलकर जो टिश्यू बनते हैं वो सिर्फ अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, बल्कि एक सिंगल सेल जो होता है वो अपने सराउंडिंग में आने वाली जो चेंजेस होते हैं उनको भी रिस्पॉन्ड करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है
कि जो हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन, ये इसमें एक वेल डेवलप्ड कोऑर्डिनेटेड सिस्टम मौजूद होता है, कोऑर्डिनेशन का वेल डेवलप्ड सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको एक ह्यूमन रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, जिनको रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी पे मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। रीज़न क्या होती है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो उन जो बैक्टीरिया हैं उनके स्टिमुलस को डिटेक्ट नहीं कर सकती। ये बात ज़रा दोबारा सुन लीजिएगा कि हम जो ह्यूमन है इनके अंदर वेल डेवलप्ड कोऑर्डिनेटेड सिस्टम मौजूद होता है, इसके बावजूद हम कुछ चीज़ों को रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। जैसे हमारी बॉडी पे मौजूद जो बैक्टीरिया हैं, जो हमारी बॉडी पे स्किन पे मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। रीज़न क्या होती है? क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया की वजह से जो स्टिमुलस प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे बॉडी के सेल्स, सेंसरी सेल्स उन बैक्टीरिया के स्टिमुलस को रिसीव नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते। जब उस बैक्टीरिया के स्टिमुलस को डिटेक्ट नहीं करेगी हमारी बॉडी तो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स भी नहीं देगी। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ चीज़ों को ह्यूमन अपनी बॉडी के ऊपर मौजूद होने के बावजूद डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब देखिए, हमारी बॉडी पे मौजूद एक छोटे से मक्खी भी आके बैठ जाती, कोई कीड़ा आके अटैच होता तो फ़ौरन रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन बैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिस्पॉन्स नहीं देते। रीज़न क्या है? हमारी बॉडी के जो सेंसरी सेल्स हैं उन बैक्टीरिया को डिटेक्ट नहीं कर सकते, जिस वजह से हम उनको रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। लेकिन वही बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर चले जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर से उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। या तो कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो उनको ख़त्म करते हैं, या फिर हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, स्पेशली जो मोनोसाइट्स हैं, वो उसको फैगोसाइटोसिस के जरिए इंगल्फ करके उन बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो स्किन के ऊपर हम उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते बैक्टीरिया को, लेकिन जब बॉडी के अंदर जाते हैं, ब्लड के अंदर जाते हैं, तो वहां पे या तो केमिकल्स प्रोड्यूस करके उनको किल किया जाता है, या फिर हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, स्पेशली मोनोसाइट्स, वो फैगोसाइटोसिस के जरिए इंगल्फ करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये बात बताना चाहता हूं, इट मस्ट बी नोटेड दैट मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म ह्यूमन मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। इट इज अनएबल, ये काबिल नहीं है टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू मैनी चेंजेस इन एनवायरनमेंट। ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिटेक्ट करके रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। किसको नहीं दे सकता? वी आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया को रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। बॉडी पे पड़े हुए हैं, लाखों बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, हम रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इट इज़ बिकॉज आर सेंसरी सेल्स डू नॉट डिटेक्ट देयर प्रेजेंस। चूँकि हमारी स्किन के जो सेंसरी सेल्स हैं उनको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। जब हमारी स्किन के सेंसरी सेल्स उनको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते तो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स नहीं देंगे, उनको डिटेक्ट ना करने की वजह से रिस्पॉन्स भी नहीं देंगे। क्योंकि रिस्पॉन्स तब होता है जब हमारी बॉडी किसी चीज़ को डिटेक्ट करे। तो जब बैक्टीरिया को डिटेक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे। लेकिन आगे देखिए, बट सम ऑफ आवर बॉडी सेल्स डू रिस्पॉन्ड एंड प्रोड्यूस केमिकल्स। हमारे बॉडी के कुछ सेल्स हैं जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं और फैगोसाइटोसिस या फिर इंगल्फ कर लेते हैं फैगोसाइटोसिस से, जिसका मैंने मोनोसाइट की एग्जांपल दी है। तो फैगोसाइटोस करके उनको तबाह कर देते हैं। तो आउटसाइड द बॉडी तो नहीं, लेकिन इनसाइड द बॉडी उनको केमिकल से या फैगोसाइटोसिस से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल है रेडिएशंस की। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि हम कुछ ऐसी लाइट है जिसको हम देख नहीं सकते। ये बात जहन में रखनी है कि कुछ एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम को हम देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, विजिबल स्पेक्ट्रम कितना है? ये 380 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर की जो लाइट होती है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है। तो इस स्पेक्ट्रम को तो हम देख सकते हैं, 380 से 740 नैनोमीटर विजिबल स्पेक्ट्रम है, इसको तो हम देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो रेडिएशंस होती हैं उनको हम देख नहीं सकते। लेकिन फिर इसी तरह हमारी बॉडी के कुछ सेल्स उनको रिस्पॉन्ड जरूर करते हैं। जैसे हम आंख से जो लाइट होती है, जो 380 750 विजिबल स्पेक्ट्रम के अलावा लाइट को देख नहीं सकते, लेकिन हमारे जो कान हैं वो साउंड को रिसीव कर सकते हैं, साउंड के जो स्टिमुलस है उसको रिसीव करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि बॉडी के सेल्स कुछ को देख नहीं सकते। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी, वी आर अनएबल टू सी डिफरेंट रेडिएशंस को देख नहीं सकते एक्सेप्ट फॉर विजिबल स्पेक्ट्रम्स। वाई? विजिबल स्पेक्ट्रम के हम जो लाइट रेडिएशंस होते हैं उनको देख नहीं सकते। बट आर बॉडी सेल्स, लेकिन हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं डू रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ देम, लेकिन हमारे बॉडी के सेल्स उनको रिस्पॉन्ड देते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी है ईयर की। हमारा जो ईयर है ये साउंड को, जो साउंड वेव्स होती हैं उनको रिस्पॉन्ड करता है। तो हम कहते हैं कि इस तरह से
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है वो एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को स्टडी किया है।